Lines written in the early spring, poem by William Wordsworth, published in 1798। इस कविता में 24 लाइन्स हैं और 6 क्वार्टन्स हैं। क्वार्टन्स अर्थात 4 लाइन्स इन अ स्टैंजा। राइमिंग स्कीम फॉर ईच क्वार्टन इज ए बी। इस पोएम में कवि ने बहुत ही रोचक स्कीम को फॉलो किया है, जो है ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर, अर्थात मानवता और प्रकृति। मानव जीवन कैसा है और प्रकृति कैसी है। नेचर तो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, उदार है, सरल है और कोई भेदभाव नहीं करती। जब हम प्रकृति के पास होते हैं तो अपने दुख परेशानियों को भूल जाते हैं, क्योंकि उसकी सुंदर सरलता में खो जाते हैं और हमारा मूड एकदम खुशनुमा हो जाता है। ऐसा भी लगता है कि हमारी आत्मा, हमारी सोल प्रकृति से कहीं जुड़ गई है। वहीं पर मनुष्य का जीवन हम देखते हैं कि दिन पर दिन बदतर होता जा रहा है, खुशियाँ खोते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी बनते जा रहा है। मनुष्य ही मानवता के लिए घातक बनता जा रहा है। इसी कारण कवि का मन खुशी के अगले पल में दुख का अनुभव करता है, जो हम कविता के एक्सप्लेनेशन में आगे पढ़ेंगे। अब हम यहाँ कविता की दो लाइनों का अर्थ समझते हैं। I heard 1,000 blended notes while in a grove I sat reclined। कवि कहते हैं कि मैंने ऐसा संगीत सुना, ऐसी धुन सुनी जिसमें हज़ारों मिश्रित नोट मिले हुए थे, हज़ारों धुनें मिली हुई थी। While in a grove I sat reclined, कब सुनी? जब मैं एक ग्रोव में बैठा था, गार्डन में बैठा था या बगीचे में बैठा था। In that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind। वह संगीत सुनते हुए जब मेरा मूड एकदम अच्छा था, प्लीजेंट था और मेरे मन में अच्छे अच्छे विचार, खुशियों वाले विचार आ रहे थे, तभी अचानक दुखी करने वाला, उदास करने वाला विचार मेरे दिमाग में आ गया। अब हम एक साथ इन चारों लाइनों का अर्थ फिर से एक बार समझ लेंगे कि कवि कहते हैं कि वे एक बार बहुत ही शांत और आराम के मूड में एक बागीचे में यानी एक उपवन में या ग्रोह में बैठे हुए थे। अतः उन्होंने वहाँ पर 1,000 ब्लेंडेड नोट्स, अतः उन्होंने वहाँ हज़ारों तरह या कई तरह की मधुर आवाज़ें सुनी, जो कि आपस में ब्लेंडेड थी या गुथी हुई थी या मिली हुई थी। और साधारणतः हम बागीचे में क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं? हमें पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देती है और वहाँ कई सारे पक्षियों के चहकने की आवाज़ें मिलकर एक नया संगीत ही बना रही थी या नोट या ट्यून बना रही थी। कवि कहते हैं कि जंगल का संगीत सुनकर मुझे बहुत आनंद आ रहा था, मैं बहुत खुश था, लेकिन तभी उसी समय मेरे दिमाग में एक उदास करने वाला विचार आ जाता है। टू हर फेयरवेल डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रैन। आगे कवि सच्चाई का खुलासा करते हुए कहते हैं कि जो नेचर है, प्रकृति है, वह इतनी उदार है कि अपने कार्य या अपने क्रिएशन से ह्यूमन की, मनुष्य की आत्मा को जोड़ देती है और उसने अपनी क्रियाकलापों से मनुष्य की आत्मा को अपने में जोड़ लिया है, जिसके कारण प्रकृति की भावनाओं को मेरी आत्मा महसूस कर सकती है और उसका प्यार मेरे अंदर दौड़ता है। एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। इसी विचार ने मेरे मन को दुखी कर दिया है। यह सोच कर मेरा दिल दुखी हो रहा है कि इंसानों ने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं ह्यूमैनिटी, मानवता धीरे धीरे मनुष्यों में से ख़त्म होती जा रही है। लेकिन जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो अपना स्वभाव नहीं बदल रहे। तो मनुष्य नेचर से कुछ सीखते क्यों नहीं हैं? इंसान से घृणा करता है, उसे दुखी करता है, बल्कि हमें आपस में अच्छे से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और आपसी प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि आज की परिस्थिति में मनुष्य का जीवन बहुत कठिनतर होता जा रहा है, बदतर होता जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी कवि मनुष्य को ही देते हैं। वे कहते हैं व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, कि मनुष्यों ने मनुष्य के लिए यह क्या कर दिया है। मनुष्य ने मनुष्य के साथ मिलकर अपना जीवन कष्टदायी बनाया है। वहीं पर हम क्या देखते हैं कि हम एक उदाहरण लेते हैं प्रकृति का, नदियों का, कि छोटी छोटी नदियाँ मिलकर बड़ी नदी बनती है और बड़ी बड़ी नदियाँ मिलकर सागर में मिलती हैं। सो वे अपना विस्तार करती हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इस धरती पर मनुष्य ने मनुष्य के साथ मिलकर
अपनी ही बर्बादी का कारण बनाया है। थ्रू प्रिमरोज ट्रफ इन दैट ग्रीन बोवर द पेरिविंकल ट्रेल्ड इट्स वृत्स। कवि कहते हैं कि पेरिविंकल के फूल, पेरिविंकल अर्थात सदाबहार के फूल जो गुच्छों में आते हैं और वे पौधों की हरी हरी झाड़ियों के बीच से पेरिविंकल के गुच्छे वाले फूल झांक रहे हैं। इस तरह कवि ने ग्रोव का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। कवि की कल्पना में प्रिमरोज, ग्रीन बोवर और पेरिविंकल के फूलों की एक झांकी भी आपके लिए यहाँ प्रस्तुत की है, जिसे आप देख सकते हैं। एंड टिस माई फेथ दैट एवरी फ्लावर एन्जॉयज़ द एयर इट ब्रेथ्स। और वे कहते हैं कि यह मेरा फेथ है, मुझे विश्वास है कि जितने भी फूल हैं, फ्लावर हैं, वे इस हवा में सांस ले रहे हैं और इस हवा में सांस लेकर आनंदित हो रहे हैं। ऐसे सांस तो मनुष्य भी लेते हैं, लेकिन एंजॉय नहीं करते, क्योंकि वे जिस तरीके से अपना जीवन वे बदतर बनाते जा रहे हैं, उसमें जीवन जीते जा रहे हैं, खुशियों का, जीवन का आनंद लेना भूलते जा रहे हैं। लेकिन जितने भी फूल हैं, यहाँ पर फ्लावर हैं, वे उस हवा का बहुत आनंद ले रहे हैं और खुश हैं। द बर्ड्स अराउंड मी हॉप्ड एंड प्लेड, देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर। जैसे कि कवि बागीचे में बैठे हैं तो वे कहते हैं कि मेरे चारों तरफ कई सारे पक्षी हैं, चिड़ियाएँ हैं, बर्ड्स हैं, वे भी खुशी से आनंदित होकर फुदक रहे हैं, खेल रहे हैं। मैं उन पक्षियों के भावों को समझ नहीं सकता हूँ, न ही उसे मेजर कर सकता हूँ या नाप सकता हूँ। बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर। लेकिन उनकी इन नन्ही नन्ही हरकतों से, गतिविधियों से मुझे यह तो समझ में आ ही जाता है, या मैं यह तो समझ ही सकता हूँ कि वे भी प्रकृति के साथ बहुत खुश हैं, बहुत रोमांचित हो रही हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पक्षियों का हॉप करना, फुदकना और खेलना खुशी का प्रतीक है। नेचर की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं, उन्हें किसी तरह का भय नहीं है, वे खुश हैं, उन्मुक्त हैं, आज़ाद हैं और खुशियों का आनंद ले रहे हैं। द बडिंग ट्विग्स स्प्रेड आउट देयर फैन टू कैच द ब्रीजी एयर। वे यह बताते हैं, वे इस बात के प्रतीक हैं कि पेड़ पौधे भी प्रकृति के साथ साथ खुश हैं, अपने आप को फैला रहे हैं और यहाँ जो हवा के, सुहानी हवा के झोंके हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या उस सुहानी हवा के झोंकों में खुद भी झूम रहे हैं। इस प्रकार ये जो शाखाएं हैं, ये जो पेड़ हैं, वे अपना विस्तार कर रहे हैं, अपने आप को भी प्रकृति के साथ साथ बढ़ा रहे हैं। एंड आई मस्ट थिंक, डू ऑल आई कैन, दैट देयर वॉज प्लेजर देयर। अतः इतना तो मैं सोच सकता हूँ, मुझे सोचना चाहिए कि उस बगीचे में, गार्डन में, ग्रो में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक अच्छी जगह थी इंसानों को रिलैक्स फील करने के लिए। जैसा कि हमने पहले देखा कि पहले के स्टैंजा में फ्लावर्स, बर्ड्स सभी एंजॉय कर रहे हैं, सभी खुश हैं, क्योंकि ये जहाँ रहते हैं अपने आप को वैसा ही बना लेते हैं। लेकिन मनुष्यों की प्रकृति क्या है कि वे परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं और वही उनके दुख का कारण हो जाता है। इफ़ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, इफ़ सच अ नेचर्स होली प्लान। कवि नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं और वे कहते हैं, मेरा जो भी विश्वास है, मेरी जो भी धारणा है, मेरा जो भी बिलीफ है, सभी स्वर्ग से भेजे गए हैं। और यह प्लान जो है, ये जो योजना है, प्रकृति की जो योजना है, वो बहुत पवित्र है। इस प्लान के पीछे उसने जो कुछ भी सोचा है, बहुत ही पवित्र सोच के साथ इस धारणा का निर्माण किया है। हैव आई नॉट रीज़न टू लेमेंट व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। कवि प्रकृति की सुंदरता, सरलता, उदारता देखकर अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि ये सब कुछ देखकर दुखी होने का कारण मुझे मिल जाता है कि मनुष्य ने प्रकृति या नेचर के उल्टे जाकर, विपरीत जाकर अपनी हालत कितनी बुरी कर ली है, कितनी विकट परिस्थिति में मनुष्य पहुंच गया है और आगे भी पहुंचता ही जाएगा। तो यहाँ पर छात्रों यह पोयम पूरी होती है। इसके सभी पदों की व्याख्या यहाँ पर करती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं
की कविता के पद भी दिए गए हैं और इंग्लिश में आपके लिए वहाँ पर आपकी सहायता के लिए कुछ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं जो आपको कविता को समझने में सहायता करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर इस कविता के सभी स्टैंजा का अर्थ समझा दिया गया है और आपको अच्छे से समझ में आए तो हर स्टैंजे के यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग आपके लिए, व्याख्या आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और अच्छी से समझ सकते हैं। यह पोयम पूरी होती है, बहुत ही सरल कविता है और कविता के अंत में आपको समझ में आ गया होगा कि कवि को खुशी और आनंद के साथ दुख का अनुभव क्यों होने लगा। पेड़ पौधे, फूल, बगीचे, पक्षी सभी खुश हैं क्योंकि वे सरल हैं, चंचल हैं, लेकिन मानव जीवन दिन पर दिन बहुत कठिन होता जा रहा है। प्रकृति से, नेचर से कुछ सीख नहीं लेता है मानव। नेचर ने बहुत सारे खुशियों के खजाने भर रखे हैं, हमें उन्हें प्राप्त करना चाहिए। इसी कविता से आपको समरी लिखने के लिए प्रश्न आ सकता है, जिससे आपकी सहायता के लिए यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस बना दिए हैं और उन सेंटेंस में आप यहाँ पर जो बोल्ड अक्षर देख रहे हैं उन बोल्ड अक्षर को याद रख सकते हैं और उसके द्वारा आप इस समरी को एक्सटेंड करके एक अच्छी खासी समरी लिख सकते हैं। और आपको यह आइडिया कैसा लगा, क्या यूज़फुल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप यह 9 शब्द अच्छे से याद कर लीजिए और उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आप इस कविता को जैसा आपने इसका एक्सप्लेनेशन समझा है उसके आधार पर अपनी समरी तैयार कर लीजिए। यहाँ पर कुछ संभावित प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर भी लिखे हुए हैं। अगली स्क्रीन पर आप देखेंगे एनोटेशन लिखने के लिए या एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए लाइन्स आती हैं, उन्हें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इन अबाउट 4 to 5 सेंटेंसेस ईच लिखने के लिए आएगा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह एक्सप्लेनेशन कैसा लिखा जाएगा आपके समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 3 स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। मुझे आशा है आपको ये ज़रूर उपयोगी होंगे। छात्रों, आपकी सहायता के लिए अब हम इंग्लिश के नोट्स भी इसी चैनल पर आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। और चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलिए। और अंत में आप देखेंगे यहाँ पर ग्लोसरी है जिसमें कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं।